Hello, very good evening, students. क्या मेरा वॉइस आप लोग तक पहुंच रहा है? आई होप मेरा जो वॉइस है आप लोग तक पहुंच रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर स्पेशली क्या है? चैप्टर नंबर 7 है, जो कि विकास है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। उसका आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम लोग हिंदी में डील करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? जो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? जब हम लोग बात किए थे एडेप्टिव रेडिएशन का, किसका बात किए थे? एडेप्टिव रेडिएशन, जिसको हिंदी में अनुकूली विकिरण बोल रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग बात किए थे, किसका एग्जाम्पल लिए थे? किसका? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी का एग्जाम्पल लिए थे, डार्विन फिंच का एग्जाम्पल लिए थे। तो तुम ही बताओ, ये क्या है तुम्हारा? अपसारीकरण विकास का था या फिर अभिसारीकरण विकास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, अभिसारीकरण विकास। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। अब ऑप्शन में है क्रो मैग्नान मैन, ऑप्शन बी में है प्री नियंडरथल, ऑप्शन सी में है नियंडरथल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो आधुनिक मानव है, यानी कि जो मॉडर्न मैन है या फिर होमोसेपियंस है, उसका जो है डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? तो वही भाई क्रो मैग्नन मैन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात है पकड़ में? ये जो नियंडरथल है ये भी उसका पूर्वज है, लेकिन क्या है, ये डायरेक्ट है क्या, प्रत्यक्ष रूप से है क्या? नहीं है। लेकिन क्रो मैग्नन मैन, जिसको हम लोग होमोसेपियंस फोजालिस बोल रहे थे, वो क्या था? डायरेक्ट एंसेस्टर था। किसका? तुम्हारा आधुनिक मानव का। और आधुनिक मानव को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न मैन बोलते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जो जैव रिएक्टर होते हैं वो अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ऑप्शन ए में है उत्पादक, ऑप्शन बी में है जीव, ऑप्शन सी में है माध्यम, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसमें थोड़ा सा हमको डाउट आ रहा है, थोड़ा सा जो एमसीक्यूज है उसमें डाउट आ रहा है, ये जो ऑप्शन है उसमें डाउट आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको अभी नहीं करेंगे, इसको गोल कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी, एक था अपसारी, दूसरा क्या था? अभिसारी। और अभिसारी विकास को ही हम लोग क्या बोले थे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोले थे। ठीक है? और जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? एनालोगस ऑर्गेन का। क्या है? समरूप अंग का या फिर असमजात अंग का। और असमजात अंग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? समवर्ती अंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे तो वहाँ पर बात किए थे समरूप अंग, या फिर उसी का दूसरा नाम है असमजात अंग। और वहाँ पर हम लोग नहीं बात किए थे किस अंग के बारे में? समवर्ती अंग के बारे में। इसलिए अगर हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, इससे आइडिया डेवलप हो जाता है कि एक ही वर्ड को अलग अलग नाम से लिखा जा सकता है। तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी है। तो अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है किसके? समवर्ती अंगों द्वारा। किसके द्वारा? समवर्ती अंगों द्वारा। और समवर्ती अंग क्या होते हैं? समवर्ती अंग क्या होते हैं? जिसकी उत्पत्ति और संरचना क्या हो? अलग हो, लेकिन क्या कार्य क्या है तुम्हारा? समान है। तो इसका मतलब कार्य समान है, यानी कि कार्य के मामले में कन्वर्ज हो रहा है। कार्य के मामले क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अभिसारी विकास तुम्हारा समवर्ती अंगों द्वारा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रायोपिथिकस इनमें से किससे अधिक समान थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप के। किसके समान हो जाएगा? एप के समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसके समान? एप के समान। एप जिसको हम लोग लंगूड़ बोल रहे हैं। विकास की विलुप्त कड़ी है। विकास की विलुप्त कड़ी है, ऑप्शन ए में है फेरिटीमा, ऑप्शन बी में है लिमुलस, ऑप्शन सी में है पेरिपेटस, ऑप्शन डी में है आर्कियोप्टेरिक्स। देखो, हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग बोले थे जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो क्या है? मिसिंग लिंक है, विलुप्त कड़ी है। और आर्कियोप्टेरिक जो था वो क्या था? कनेक्टिंग लिंक भी था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? संयोजक कड़ी बोल रहे थे। तो आर्कियोप्टेरिक संयोजक कड़ी भी है, और तुम्हारा क्या है? संयोजक कड़ी तो है ही, साथ में क्या है तुम्हारा? विलुप्त कड़ी भी है, ये अवेलेबल अभी है नहीं। अब बोलोगे जो आर्कियोप्टेरिक जो है वो संयोजक कड़ी किस आधार पर होता है? वो क्या होते हैं?
जो सरीसृप होते हैं जिसको हम लोग रेप्टिलिया बोलते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं जिसको पक्षी बोलते हैं, दोनों जीवों का गुण इसमें देखने को मिलता है। किसमें? आर्कियोप्टेरिक्स में। बात है पकड़ में। जो रेप्टिलिया होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, वो रेंग के चलते हैं, और उनके क्या होते हैं? लंबे पूंछ होते हैं, और साथ में जो पक्षियाँ होती हैं उनकी क्या होती हैं? चोंच होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स का, तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? संयोजक कड़ी भी है, वो किसके किसके बीच में है? पक्षी और सरीसृप के बीच में, बर्ड्स एंड रेप्टिलिया के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकास की विलुप्त कड़ी है तुम्हारा क्या? आर्कियोप्टेरिक्स है। अब क्वेश्चन है कि हार्डी वेनबर्ग का नियम व्याख्याता करता है। जब हम लोग बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग का नियम क्या बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे P प्लस क्यू इक्वल टू कितना था? 1 था। P प्लस क्यू इक्वल टू कितना था? 1 था। क्लियर है? P प्लस क्यू इक्वल टू क्या था? 1 था। तुम्हारा P किसका फ्रीक्वेंसी था? डोमिनेंट एलील का, प्रभावी एलील का। और Q किसका फ्रीक्वेंसी था? किसका आवृत्ति था? तुम्हारा अप्रभावी एलील का, रिसेसिव एलील का। अब जब दोनों को ही ऐड कर रहे थे, कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? तुम्हारा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। अब बताओ ये तो क्या करता है? इसका ऑप्शन ए में है गुणसूत्री विपतन की, ऑप्शन बी में है आनुवांशिक अवघटन की, ऑप्शन सी में है आनुवांशिक साम्यावस्था की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो बता रहा ना, जेनेटिक इक्विलिब्रियम के ही बारे में तो बता रहा था ना। अब क्वेश्चन है तुम्हारा नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन में भी हमको थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन पर, तो इसीलिए इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। गलत तो नहीं बताएंगे भाई, पक्का गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एसल मिलर किससे संबंधित है? एसल मिलर यानी मिलर और यूरी क्या बात कर रहे हैं? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकास के उपयोग एवं अनुपयोग के सिद्धांत से, ऑप्शन सी में है नव डार्विनवाद से, ऑप्शन डी में है नव लेमार्कवाद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम लोग पढ़ रहे थे एसल मिलर के बारे में, तो हम बोल रहे थे मिलर और यूरी के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि जो जीव की उत्पत्ति होती है, जब ऑपरिन हल्डे ने कहा था कि जो जीव की उत्पत्ति होती है उसके लिए वो दिया था, रासायनिक सिद्धांत दिया था, और रासायनिक सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली प्रयोगात्मक रूप से कौन प्रूफ किया था? ये तुम्हारा कौन? मिलर किया था। तो इसका मतलब ये जो विकास के उपयोग एवं अनुपयोग के सिद्धांत है वो तो लेमार्क से रिलेटेड है ना, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। ऑप्शन सी में है नॉन डार्विनवाद, ऑप्शन डी में है नॉन लेमार्कवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। किसी जीव का विकास इतिहास कहलाता है फाइलोजेनी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइलोजेनी कहलाता है। अगर हम किसी जीव को देखते हैं, उसका क्या देखते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, विकासवादी संबंध देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं। ये टर्म जो है क्लास तुम्हारा 11th में भी दिया हुआ था। एक पुस्तक है फिलोसोफिक जूलॉजिक, पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक का, इससे पहले एक पुस्तक का बात किए थे जिसका नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसको लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, और चार्ल्स डार्विन को ही क्या बोलता है? विकास का सिद्धांत बोलते हैं। जय विकास का सिद्धांत नहीं, जय विकास का जनक बोलते हैं, सॉरी, जय विकास का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। क्लियर है? जय विकास के जनक कौन है? इवोल्यूशन के फादर कौन है? तुम्हारा चार्ल्स डार्विन है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? क्या लिखा है? फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए में है लेमार्क, ऑप्शन बी में है मेंडल, ऑप्शन सी में डार्विन, ऑप्शन डी में ह्यूगो डिवरीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेमार्क। और लेमार्क का एक थ्योरी था, बोले थे यूज एंड डिसयूज थ्योरी, पढ़े थे ना लेमार्क के बारे में, यूज एंड डिसयूज थ्योरी वहाँ पर चर्चा किए थे। और लेमार्क का ये भी मत था कि जो क्या होते हैं, उपार्जित गुण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आते हैं, जो कि सरासर गलत था। अब इसको गलत ठहराने के लिए कौन सा वैज्ञानिक आया था? वाइजमान। चूहों का पूंछों को काटा था, जो जो रेट्स होते हैं उसका टेल को काटा था। कितने पीढ़ी तक? 21 जनरेशन तक। इतना तो याद होगा भाई। कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वही जब रासायनिक विकास के बारे में बात आता है, रासायनिक सिद्धांत के बारे में आता है, तो कौन आ जाता है? तुम्हारा ओपेरिन और हेल्डेन आ जाता है। ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओपेरिन और हेल्डेन। उसके अलावा ऑप्शन बी में चार्ल्स डार्विन नहीं भाई, ऑप्शन सी में आर्हेनियस लिखा हुआ, ये केमिस्ट्री का आर्हेनियस लग रहा है। ऑप्शन डी में बाप्टिस्ट लेमार्क, लेमार्क का ही पूरा नाम है बाप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है, द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ओपेरिन और हेल्डेन। लेकिन ओपेरिन हेल्डेन तो रासायनिक सिद्धांत दिया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन किया था? तुम्हारा कौन किया था? यूरियन मिलर ने किया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जीवाश्म में समानता किस में पाए जाते हैं? जो जीवाश्म होते हैं, जो फॉजिल्स होते हैं,
जो किसी एनिमल का या फिर किसी जीव का जो भी रिमेनिंग्स होता है, बचा खुचा होता है, उसको हम लोग जीवांश बोलते हैं। और जीवाश्म जो है वो क्या है तुम्हारा, वो तो प्रूफ देता है ना, एविडेंसेस देता है ना किसका कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। अब ये सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन में ए में है रूपांतरीय चट्टान, ऑप्शन बी में आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी में तलछटी चट्टान, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। देखो ना यहाँ पर ऑप्शन सब दिया हुआ है, तो फिर तुम लोग के मन में सवाल होगा ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ है गर्ल्स है, मेरा सबके मन में सवाल होगा कि सर ऑप्शन में तो आंसर तो दिया हुआ है, तो फिर इसको आप क्यों बता रहे? तो हम लोग खुद कर लेंगे। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर जो आंसर दिए हैं ज़्यादातर तुम्हारा क्या है, गलत है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, मतलब सही बता रहे हैं हम, और जो भी गलत है उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है रूपांतरीय चट्टान है, ऑप्शन बी में आग्नेय चट्टान है, ऑप्शन सी में तलछटी चट्टान है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो भाई जब हम लोग ऑप्शन ए लिखा है ना, सरासर गलत है भाई, ऑप्शन ए सरासर गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ठीक कर लेना, जो भी टारगेट का बुक है उसको क्या कर देना है, काट देना है। इसका राइट आंसर लिख देना ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग तलछटी चट्टान बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्लियर है? जीवाश्म में सामान्यतः किस में पाते हैं? ए में रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी में आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी में तलछटी चट्टान, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होता? गलत लिखा होता। यहाँ पर क्या लिखा होता तुम्हारा? गलत लिखा हुआ था, ऑप्शन दिया था गलत। यहाँ जो आंसर है गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? तलछटी चट्टान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पेंजिनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। पेंजिनवाद जो सिद्धांत था, ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी में लेमार्क, ऑप्शन सी में बीजमान, ऑप्शन डी में डिब्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने किया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है? डार्विन है, और डार्विन का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन है। और डार्विन ने कौन सा पुस्तक लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखा था। और डार्विन को ही क्या बोलते हैं? जैव विकास के जनक बोलते हैं, या फिर जैव विकास के जनक के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ज़रूरी है भाई, इसको देखो, सीरियसली बोलना ज़रूरी है, क्योंकि क्लासरूम में हम हर एक क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। लेकिन आई होप इस वीडियो को आप लोग देखोगे, एंजॉय भी करोगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना में आता है? हम लोग 18 में आते, 15 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन संयोजक कड़ी है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? निम्नलिखित में कौन संयोजक कड़ी है, लिखा है ना। निम्नलिखित में संयोजक कड़ी है, ऑप्शन ए में है किडना, ऑप्शन बी में पेरिपेटस, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है प्रोटेप्टेरस, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। अब तुम लोग खुद सोचो ना, जब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई संयोजक कड़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो एकिडना के बारे में हम बोले थे, एकिडना, पेरिपेटस के बारे में बात किए थे तुम्हारा। ठीक है, तो अगर ए और बी अगर आंसर सही है, तो भाई अब तो क्या होगा, ये तो सी तो होगा नहीं। अगर ए बी, अगर भाई एकिडना भी है तुम्हारा, क्या है, संयोजक कड़ी है, पेरिपेटस भी है। अब दो अगर हमको पता है, तो इसका राइट आंसर क्या लिखना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी लिखना पड़ेगा, इनमें से सभी। एकिडना, पेरिपेटस, प्रोटेप्टेरस, प्रोटोप्टेरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से हम गोला कर देते हैं ना, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है इसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मिसोजोइक युग है, क्या लिखा है? मिसोजोइक युग है, मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का, या फिर ट्राइलोबाइट्स का। तो इसको समझने के लिए हम कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं, सॉरी नीचे जाते हैं। मिसोजोइक बोला है ना, क्या बोल दिया? मिसोजोइक बोल दिया। यहाँ देखो, देखो यह क्वेश्चन क्या था कि जो मिसोजोइक युग है, यहाँ एक वर्ड लिखा होगा मिसोजोइक ईरा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मिसोजोइक ईरा। अब इसी ईरा को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। यानी जो मिसोजोइक ईरा है, जो तुम्हारा क्या है, मिसोजोइक युग है, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। उसको किस नाम से जानते हैं? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। यानी जो सरीसृप होते हैं उनके क्या है, क्या है तुम्हारा, ये है क्या? सुनहरे समय है, सुनहरे क्या है? समय है, सुनहरे युग है। कौन तुम्हारा? मिसोजोइक। तो इसका मतलब क्या है? रेप्टाइल से ही तो रिलेटेड है, सरीसृप से ही रिलेटेड है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का था, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था मिसोजोइक युग है, मत्स्यों का है क्या? नहीं है। उभयचरों का है क्या? नहीं है।
तो क्या थोड़ा देर पहले हम बोले कि जो मिसोजोइक ईरा है वो किसका गोल्डन एज था, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स था, और रेप्टाइल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं, रेप्टाइल्स को ही क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पक्षी तथा तितली का डैना कैसा अंग है, पक्षी तथा तितली का डैना कैसा अंग है, तो सिंपली हम लोग कार्य को देखते हैं कि भाई पक्षियों का जो डैना होगा, जो पंख होगा, और तितली का जो डैना होगा या फिर पंख होगा, उसका काम उड़ना होता है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, समरूप अंग, जिसका दूसरा नाम क्या था, असमजात अंग, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि असमजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिसकी संरचना और उत्पत्ति क्या हो, संरचना और उत्पत्ति भिन्न हो लेकिन कार्य क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कार्य देखते हैं। अब कार्य क्या है, जो पक्षियों का जो डैना है या फिर पंख है, जो तितली का डैना है या फिर पंख है, दोनों का काम क्या है, समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमजात अंग बोलते हैं। क्या अटैविस्टिक अंग है, नहीं। अवशेषीय अंग है क्या, नहीं। समजात अंग है क्या, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असमजात अंग। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो इसको हम लोग समझने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो ऑर्डर का बात कर रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर का बात कर रहा है और यहाँ पर कुल का बात कर रहा है। ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं हिंदी में, और कुल को फैमिली बोलते हैं। यानी कि जो मनुष्य होते हैं, जो होमोसेपियंस होते हैं, वो किस ऑर्डर से, किस गण से, या फिर किस कुल, और कुल को हिंदी में क्या बोलते हैं, फैमिली, उससे बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए तुम्हारा, सी है। इसको दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लेना। अगर उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। टेंशन मत लेना, समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, लेना नहीं टेंशन भाई। यहाँ पर देखो हम क्लास 10th में पढ़े थे, सॉरी क्लास 11th में पढ़े थे, क्या है कि जाति है ना, बहुत सारे जाति मिलकर क्या बनाते हैं, वंश बनाते हैं, बहुत सारे वंश मिलकर कुल बनाते हैं, और बहुत सारे कुल मिलकर गण बनाते हैं, और बहुत सारे गण मिलकर वर्ग बनाते हैं, और बहुत सारे वर्ग मिलकर या तो संघ बनाता है या फिर क्या बनाता है, प्रभाग बनाता है। या तो संघ बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, प्रभाग बनाएगा। बहुत सारा संघ या फिर प्रभाग मिलकर क्या बनाता है, जगत बनाता है। बात है बगैर में। तो अगर हम लोग सोचो, खुद सोचो ना, अगर हम लोग लिखते हैं कि जो मैन है, मैन को क्या बोलते हैं, आदमी बोलते हैं। और आदमी कौन सा आदमी, आधुनिक मानव के ही तो बारे में बात कर रहा है ना। तो आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्या नाम है, होमो सेपियंस। अंडरलाइनिंग कर रहे हैं। और किसी भी वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका क्या था, हम पहले ही बोले हैं कि जो पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, कैपिटल होगा, दूसरा वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एच क्या है तुम्हारा, कैपिटल है, और यहाँ दूसरा वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट एस क्या है, स्मॉल है। इतना क्लियर है। अब सोचो कि हम थोड़ा देर पहले हम ये बोल रहे थे, थोड़ा देर पहले हम क्या बोल रहे थे, थोड़ा देर पहले हम ये बोल रहे थे, अब हम क्या बोल रहे थे कि जो जाति मिलकर वंश बनाता है, वंश मिलकर कुल बनाता है, कुल मिलकर गण बनाता है, गण मिलकर वर्ग बनाता है, वर्ग मिलकर या तो संघ या फिर प्रभाग बनाएगा, संघ या फिर प्रभाग मिलकर आगे चलकर क्या बनाएगा, जगत बनाएगा। क्लियर है। तो अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं किसका, मानव का, अब को मानव कौन है, आधुनिक मानव ही तो है, मॉडर्न मैन ही तो है, आधुनिक मानव ही है तो है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। भाई होमो लिखा है, सेपियंस लिखा है, तो होमो सेपियंस यानी कि जो पहला वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को, और जीनस को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंश बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखता कि मानव जो है, जो आधुनिक मानव है, वो किस वंश से बिलोंग करता है, किस जीनस से बिलोंग करता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कौन सा तुम्हारा, कौन सा क्या उसको बोलता है, होमोजीनस से बिलोंग करता है। होमो क्या है, जीनस है। क्लियर है। अब सुनो, फिर अगर क्वेश्चन बन जाए, फिर अगर क्वेश्चन बन जाए जो सेपियंस है, यानी कि जो सेकेंड वर्ड है सेपियंस, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा, किसको, स्पीसीज, और स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, होमोसेपियंस में तुम्हारा सेपियंस जाति हो गया, और तुम्हारा वंश कौन हो गया, होमो हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था तुम्हारा, कुल पूछ रहा था, फैमिली पूछ रहा था, कुल और क्या लिख रहा है, ऑर्डर पूछ रहा था। तो कुल क्या है तुम्हारा, होमिनिडी है, और ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है, और कुल तुम्हारा क्या, होमिनिडी है। क्लियर है। हाँ दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आंसर देखते हैं हम लोग, कहाँ पे क्वेश्चन कहाँ चले गया बेटा, क्वेश्चन कहाँ चले गया। क्वेश्चन था तुम्हारा मनुष्य निम्नलिखित किस ऑर्डर यानी कि गण तथा किस कुल का सदस्य है। तो थोड़ा देर पहले हम बोले थे किसका था, ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन में प्राइमेटा बोले थे और होमिनिडी बोले थे ना, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है।
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। तो हम सिंपली बात किए थे यूग्लिना का। अब यूग्लिना के बारे में क्लास 11th में भी दिया है और क्लास 12th में भी हम लोग क्या करते पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। क्योंकि हम पहले बोले थे यूग्लिना जो है वो संयुग कड़ी है, और संयुग कड़ी क्या होता है, वैसे जीव है जिसके पास एक से ज़्यादा जाति के जीवों का क्या हो, गुण हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुग कड़ी बोलते हैं। तो अब बोलोगे सर यहाँ जो लिखा है यूग्लिना, यूग्लिना के पास कैसे कौन कौन सा गुण है। तो हम पहले ही बोले हैं यूग्लिना जो है वो पादप के रूप में व्यवहार तब करेगा जब प्रकाश की उपस्थिति होगी, लेकिन अगर प्रकाश की अनुपस्थिति है तो वो करेगा किसके रूप में बिहेव करेगा, जंतुओं के रूप में। और हमको पता है जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होगी तो ये क्या करेगा, यूग्लिना अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं है तो ये क्या करेगा, वो दूसरे का परभक्षण करेगा, दूसरे का शिकार करेगा। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, यूग्लिना लिखा, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, यूग्लिना लिखा है, यूग्लिना यूग्लिना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सब क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, 21 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है उसको किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। फिर थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किए थे जो फिलोसोफिक जूलॉजिक है वो पुस्तक किसने लिखा है, उसको किसने लिखा था तुम्हारा, फिलोसोफिक जूलॉजी को लिखा था लेमार्क ने लिखा था। किसने लिखा था, लेमार्क ने लिखा था, लेमार्क ने। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक किसने लिखा है, लेमार्क ने लिखा है। यहाँ दिख रहा है ना, लेमार्क ने लिखा है, लेमार्क ने लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। तो हमको पता होना चाहिए कि जो डायनासोर है, हम लोग सुने होंगे जोरासिक पीरियड के बारे में सुने होंगे, जोरासिक पीरियड। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, हम लोग बात किए थे, सुने होंगे जोरासिक पीरियड के बारे में, ठीक है। और ये जो पीरियड है किस इरा में आता है, किस युग में आता है, कौन सा युग में आता है तुम्हारा, किस में आता है, मिसोजोइक में आता है। कौन सा इरा में आता है, मिसोजोइक इरा में। और मिसोजोइक इरा को क्या बोले थे, मिसोजोइक युग को बोले थे गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बोले थे। किसका 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 क्या उसको बोलता है, किसका गोल्डन एज बोले थे, रेप्टाइल्स का बोले थे, सरीसृप का ही तो बोले थे ना। और ये जो तुम्हारे डायनासोर होते हैं वो किसके अंदर आता है, सरीसृप के अंदर आता है। देखो ना, थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन लगाए थे, उसमें हम बोले थे, क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, जो मिसोजोइक इरा है, जो मिसोजोइक युग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। यानी कि गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी कि तुम्हारा जो सरीसृप होते हैं, जो सरीसृप होते हैं उसका क्या होता है, गोल्डन एज होता है, उसका सुनहरा क्या होता है, समय होता है, सुनहरा युग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए तुम्हारा, मिसोजोइक हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है डायनासोर जो है वो किसके अंदर आता है, जो डायनासोर है वो किसके अंदर आता है, ये जो डायनासोर है वो किसके अंदर आता है, तुम्हारा रेप्टिलिया के अंदर आता है, सरीसृप के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए तुम्हारा, मिसोजोइक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति, फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन वही मामू बना रहा है। क्या हो जाए, जहाँ पे रासायनिक उत्पत्ति आ जाए, रासायनिक सिद्धांत आ जाए, क्या आ जाए, रासायनिक उत्पत्ति आ जाए, फिर रासायनिक सिद्धांत आ जाए, तो आंख बंद करके क्या मार देना है, ऑपेरिन और हेल्डेन मार देना है। क्लियर है। फिर यहाँ लिखा है सिनोजोइक युग जाना जाता है, सिनोजोइक युग, जो सिनोजोइक इरा है, क्या है तुम्हारा, सिनोजोइक इरा। थोड़ा देर पहले हम लोग मिसोजोइक इरा के बारे में बात किए थे, अब बात करें किसका, सिनोजोइक इरा के बारे में। नीचे जाते एक बार दिखाते तुम लोग चार्ट को। देखो ना, यहाँ पर पैलियोजोइक इरा है, यहाँ पर मिसो, देखो देखो यहाँ पर देखना, क्लियर करते हैं बात सबको। यहाँ पर क्या लिखा है, पैलियोजोइक इरा, यहाँ पर क्या लिखा है, मिसोजोइक इरा। क्लियर है। यहाँ पर है सिनोजोइक इरा, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर क्या है, एजोइक इरा, क्या है तुम्हारा, एजोइक इरा। क्लियर है। अब सोचो, जो पैलियोजोइक इरा है, क्या है तुम्हारा, पैलियोजोइक इरा है, उसमें कौन से पीरियड आते हैं, डिवोनियन पीरियड आते हैं। कौन सा पीरियड आते हैं, डिवोनियन पीरियड आते हैं। जो मिसोजोइक इरा है उसमें कौन आते हैं, जुरासिक पीरियड आते हैं। और मिसोजोइक इरा को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, सरीसृप का क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, सुनहरा क्या बोलते हैं, युग बोलते हैं। और जो पैलियोजोइक के अंदर क्या, डिवोनियन पीरियड, जिसमें क्या किसका उम्र है तुम्हारा, एज ऑफ फिशेज, यानी फिशेज का युग है। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा इरा, सिनोजोइक इरा। अब जो सिनोजोइक इरा है वो किसके लिए, स्पेशली मैमल्स, मैमल्स यानी कि स्तनधारी सब,
और साथ में मॉडर्न फ्लोरा। किसका नाम है? मॉडर्न फ्लोरा। किसके बारे में है तुम्हारा? मॉडर्न फ्लोरा के बारे में। क्लियर है? मॉडर्न फ्लोरा के बारे में है, मॉडर्न जो आधुनिक वनस्पति के बारे में है। कौन सा? सिनोजोइक ईरा। तो क्लियर हो जाएगा ना। अगर क्वेश्चन बन जाए मेसोजोइक ईरा जो है उसके अंदर कौन सा पीरियड आता है, अगर क्वेश्चन बन जाए मेसोजोइक ईरा के अंदर कौन सा पीरियड आता है? जुरासिक पीरियड। कौन सा पीरियड हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा पीरियड हो जाएगा? जुरासिक पीरियड हो जाएगा। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में ये ऐसे भी तो बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलेगा? जो मेसोजोइक ईरा है वो मतलब किस जीव का गोल्डन एज है? तो क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेप्टाइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसका, इसको लिख लेना है तुम लोग टाइम निकाल के। अगर हम लोग बात करें कौन सा रहा है? पैलियोजोइक ईरा का, तो इसके अंदर कौन सा आता है? डिवोनियन पीरियड आता है। और डिवोनियन पीरियड को क्या बोलते हैं? एज ऑफ फिशेज, यानी मछलियों का युग। क्लियर है? फिर अभी जो क्वेश्चन पूछा था इससे क्वेश्चन आया था। कहाँ से आया था तुम्हारा क्वेश्चन? इससे आया था। कौन सा ईरा? सिनोजोइक ईरा। कौन सा ईरा? सिनोजोइक ईरा। अब मन में सवाल आएगा ना कि सिनोजोइक ईरा को किसका एज है? वो मैमल्स का, यानी कि स्तनधारी जीवों का, और साथ में क्या है? मॉडर्न फ्लोरा का। किसका है? मॉडर्न फ्लोरा। किसका? मॉडर्न फ्लोरा। किसका है? मॉडर्न फ्लोरा, आधुनिक वनस्पति का। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया। और फिर हम लोग बात करें, डायनासोर का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? डायनासोर का। और ये डायनासोर को जो हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा देर पहले, डायनासोर को हम लोग अभी हम लोग बात की किसका? डायनासोर का। और डायनासोर को हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? मेसोजोइक ईरा में। कहाँ पढ़ रहे थे? मेसोजोइक ईरा में। तो क्या है? विलुप्त हो गया ना, तो इसलिए एक्सटिंक्ट लिखते हैं। ये है क्या है? एक्सटिंक्ट है। क्या ये रेप्टाइल है? यस सर, रेप्टाइल है, तभी तो ये मेसोजोइक ईरा में है ना। और मेसोजोइक ईरा को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं। फिर एक बात करते हैं, ईरा है जिसका नाम क्या है? एजोइक ईरा। क्या है? एजोइक ईरा। क्या है? AZOIC है। एजोइक ईरा एक ऐसा ईरा है जहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी जीवन नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। ठीक है। और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बात कर रहे थे। पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा, एजोइक ईरा। और मेसोजोइक ईरा में कौन? डायनासोर आ गया। पैलियोजोइक ईरा में डिवोनियन पीरियड, जिसमें क्या हो गया? एजेस ऑफ फिशेज आ गए। मेसोजोइक ईरा में कौन आ गया? जुरासिक पीरियड आ गया। और जुरासिक पीरियड आ गया, उसी ईरा को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं। और रेप्टाइल्स क्या है? तुम्हारा डायनासोर है। तो डायनासोर के पूछ दें कि डायनासोर जो है कौन सा ईरा में था, एक बार फिर से देखो। देखो यहाँ पे क्या, एक बात बताओ, क्या डायनासोर रेप्टाइल है? क्या सरीसृप है? क्या? हाँ सर है। क्या डायनासोर विलुप्त हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है। अब मन में सवाल होगा कि डायनासोर किसके अंदर आता है? तो अब भाई डायनासोर रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल का एज कौन सा था तुम्हारा? मेसोजोइक ईरा। कौन सा था? मेसोजोइक ईरा था। और मेसोजोइक ईरा के अंदर क्या आता है तुम्हारा? जुरासिक पीरियड आता है। बात है पकड़ में? अभी क्वेश्चन ये वाला करना है, ये वाला। सभी क्वेश्चन लगा देंगे, उसके बाद आराम करेंगे। सभी क्वेश्चन को लगाएंगे, टेंशन लेना नहीं, मजे करो, बिंदास होकर पढ़ो ना यार। तुम लोग भी इतना ज़्यादा सोचते हो ना, सोचना नहीं, पढ़ना है, पूरा स्टडी करना है, लगे रहो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, देखो अभी जाग कर मेहनत कर रहे हैं ना। तुम लोग भी मेहनत करो भाई। अगर 70 में 70 आ जाएगा बायो में, कितना रिस्पेक्ट मिलेगा ना सोसाइटी से, कितना मजा आएगा। लाज जूता नहीं पड़ेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। सिनोजोइक युग माना जाता है, थोड़ा देर पहले बोले थे सिनोजोइक। किसका? स्तनधारी तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। किसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्तनधारियों तथा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों काल। किसको बोला था? सिनोजोइक युग को बोला था, सिनोजोइक ईरा बोला था। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मी दिनांकन, रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। ठीक है। योग्यतम उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउट है, संदेह, इसीलिए इसको ले नहीं रहे। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर में भी हमको थोड़ा सा संदेह है, इसको भी लेंगे नहीं। नहीं सॉरी 27 नंबर कोई संदेह नहीं है। क्वेश्चन लिखा है कि हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी उपस्थिति में? तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या था? एक इक्वेशन था, P + Q = क्या था? 1 था। और इसी को हम लोग क्या बोले थे? जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग अनुवांशिक क्या बोले थे? संतुलन बोले थे। और हम बोले थे 5 ऐसे कारक है जो अनुवांशिक संतुलन को बिगाड़ता है। तो अब सोचो, क्या पांचों कारकों में से एक उत्परिवर्तन नहीं है क्या? क्या प्राकृतिक चयन नहीं है क्या? क्या पुनर्संयोजन नहीं है क्या? पुनर्योजन नहीं है क्या? अनुवांशिक पुनर्योजन। तो इसका मतलब ये तीनों अगर अब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, तभी कौन क्या लागू होगा? हार्डी वेनबर्ग
को लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात है पकड़ में। जितने भी स्टूडेंट्स है, मुजाहिर, राजा, तसगीर, नायाब, मूसा, सभी क्या करो ना, लेक्चर से बहुत ध्यान से देखो ना, मजा आएगा। अजमेरा, महक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब देखना, सभी देखना। स्पेशली हिंदी वाले के लिए, तो हिंदी वाले को तो देखना ही है। सबा, रेशम, जितने भी स्टूडेंट सब देखना इसको। देखोगे ना, इससे फिर क्या होगा ना, तुम लोगों को फ़ायदा करेगा, दिमाग में ज़्यादा रहता है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग क्या करते हैं, MCQ वाइज अगर सॉल्व करते हैं ना, तो दिमाग में ज़्यादा स्टे करता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसको डिसाइड करते हैं, दिमाग में आता है, स्टे करता है। तो इसीलिए जितना भी स्टूडेंट है इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर का क्लास 12th में, सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को देखना है। ठीक है, सब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग होगा। अभी धीरे धीरे मजा आएगा। अभी अब मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे मजा आएगा। क्वेश्चन में लिखा है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भाई हम पहले बोले होमो सेपियंस, आग बंद करके लगा लेगा तुम लोग, इतना योद्धा हो गया तुम। क्या है? होमो सेपियंस है। क्या होमो हेबिलिस है? क्या होमो हेबिलिस है? तुम्हारा पूर्वज था रे भाई, आधुनिक मानव का होमो सेपियंस का पूर्वज था होमो हेबिलिस। याद नहीं है? ड्राइवेटिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। इधर निएंडरथाल मैन, इधर क्या बन गया? क्रो-मैग्नन मैन, उसी का नाम है होमो सेपियंस 45। और वही आगे चलकर क्या बनाता है? होमो सेपियंस बनाता है। होमो सेपियंस जिसको आधुनिक मानव बोलते हैं। क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि डायनासोर है। भाई डायनासोर क्या है पता, थोड़ा देर पहले बोल दिया हम, क्या है वो? सरीसृप है। वो क्या है? रेप्टिलिया, सरीसृप है। अब बताओ, ऑप्शन ए में है जीवित सरीसृप। भाई तुम ही बताओ, क्या डायनासोर जीवित है अभी, क्या नहीं है? आदिम सरीसृप, भाई कोई बात हुई यार, क्या डायनासोर जीवित है? नहीं है, तो क्या है वो? विलुप्त हो गया ना। तो अब विलुप्त तो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर लिखा है सरीसृप और उभयचर में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सिंपली क्या है? सरीसृप है। थोड़ा देर पहले हम इसका क्या किया, डिस्कशन किया। क्या है? सरीसृप है। इसको हम जूम कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलुप्त सरीसृप। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन देखो, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख और वेल के फ्ली पर अभिव्यक्त करते हैं। भाई सिंपली क्या कर दोगे? समझातंग कर दो। क्या कर दो? समझातंग, जिसको होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं किसको? समझातंग को। क्योंकि जो समझातंग होते हैं उसकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है, लेकिन उसका कार्य क्या होता है? भिन्न होता है। अब मनुष्य के जो अग्रपाद हैं, चमगादड़ के अग्रपाद हैं, या फिर वेल के अग्रपाद हैं, सबकी संरचना उत्पत्ति समान है, लेकिन कार्य क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। अब मनुष्य के हाथ क्या है? पकड़ने के लिए काम आएगा। चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए। वेल का फ्लिपर क्या करने के लिए? तैरने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? पकड़ना भी हो गया। क्या हो गया? पकड़ना भी हो गया। चमगादड़ के पंख उड़ना होगा, उड़ी उड़ी जाए बेटा, उड़ी उड़ी जाए। वेल का फ्लिपर तैरना हो गया। क्या करना? तैरना हो गया। उड़ी उड़ी जाए बेटा, उड़ी उड़ी जाए। आ रहा समझ में? क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागन, परपरागन। क्रमिक विकास, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का, संकरण कराएगा बे। स्वपरागन, परपरागन, क्रमिक विकास के योगदान है। भिन्नता आएगा परपरागन से, संकरण का। यह है परपरागन ही होगा इसका मेरे हिसाब से। क्या हो जाएगा? परपरागन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, डार्विन फिंचेस इनमें से किसका अवदान है? पहले ही बोले हैं, जो डार्विन फिंचेस था और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स था, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण था, अनुकूली विकिरण का था। और अनुकूली विकिरण जो है वो किसको दर्शाता है? अभिसारी विकास को, अभिसारी क्रम विकास को। किसको? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को अनुकूली विकिरण दर्शाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अवशेषीय अंग का उदाहरण नहीं है? नहीं है। अगर भाई देखो ना, कितना बड़ा मामू है, कितना बड़ा मामू है। देखो ये टारगेट वाला बेवकूफ़ बना रहा है, लिख रहा है, जो मन कर रहा है लिख रहा है आंसर, जिधर मिला लिख दो बेटा, सही है गलत है उससे मतलब नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? दे दिए बेटा याद करो, अब याद करता रट उठ के लिख लेता है, गलत ही लिखेगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन अवशेषीय अंग का उदाहरण नहीं है? भाई अवशेषीय अंग है ही नहीं। यानी अवशेषीय ऐसे अंग होते हैं, अवशेषीय अंग ऐसे अंग होते हैं जो जैव विकास के दौरान क्या हो जाए? गैर क्रियात्मक हो जाए या फिर गैर कार्यात्मक हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवशेषीय अंग बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है अवशेषीय अंग है नहीं, तो हमको पता है भाई अनुत्रिक क्या है? अवशेषीय अंग है। अनुत्रिक क्या है? अवशेषीय अंग है। ये भी अवशेषीय अंग है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी अवशेषीय अंग है। बोले थे अपेंडिक्स काट के हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो आहार नाल का भाग है, उसका कोई काम नहीं होता है। कोई काम है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है?
ये भी क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी क्या है तुम्हारा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी क्या है तुम्हारा, क्या है, ऑसेसी अंग है। क्या निमेशक पटल भी ऑसेसी अंग नहीं है, क्या है, अनुत्रिक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, निमेशक पटल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखो यहाँ मामोगिरी क्या है, आंसर बी लिखा है, गलत लिखा है। आंसर क्या लिखा है, बी लिखा है, गलत लिखा है। तो इसलिए इसको ठीक कर लो, अभी बुक निकाल लो, टारगेट का जो भी है उसको क्या लो, ठीक कर लो। क्लियर है। देखो ना, लेक्चर सब सुन रहे हो, फड़हत हो गई, क्या हो गई, निगम हो गई, या फिर तुम्हारा क्या उसको बोलता है, साकिड़ हो गया, वसीम हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको ध्यान से सुनो, सब क्वेश्चन सब लगाओ, मजा आएगा। क्वेश्चन है 34 में है, इनमें से कौन सजातीय संरचना नहीं है। सजातीय यानी कि सजातीय नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है। अगर समजातीय संरचना नहीं है तो क्या होगा, समरूप संरचना होगा, या फिर असमजात संरचना होगा, या फिर समविकृत संरचना होगा। पढ़ो ध्यान से, पढ़ लिया, यानी कि समजातीय क्या है, अंग नहीं है, समजातीय संरचना नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, वेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद की अस्थियां, ये तो क्या है, समजातीय संरचना है। बोगनविलिया और कुकुरबिटा के कांटे एवं पड़तानी, ये भी क्या है, समजातीय अंग है, समजातीय संरचना है। कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क, एनसीईआरटी देखोगे ना, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके जो हार्ट होते हैं और जो ब्रेन होते हैं, वो भी तुम्हारा क्या है, समजातीय संरचना है। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है, इनमें से कौन होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। तो होमोलोगस नहीं है तो एनालोगस ही तो होगा ना, क्या होगा, और समजातीय फिर समरूप अंग ही तो होगा ना। और समरूप, जो समरूप अंग होते हैं वो क्या होते हैं, जिसकी संरचना और उत्पत्ति क्या हो, भिन्न हो, लेकिन कार्य क्या हो, समान हो। अब तुम ही लोग बताओ, जो पेंगुइन का फ्लीपर है, किसका, पेंगुइन का जो फ्लीपर है, पक्ष जो है, और डॉल्फिन का जो पक्ष है, क्या दोनों का सेम काम नहीं है क्या, है ना, क्या करने का, तैरने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या लिखा है तुम्हारा, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सरासर गलत है। क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क को ही किस में रखा है, समजातीय संरचना में रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समजातीय संरचना नहीं है, यानी कि समरूप संरचना है। नए प्रजाति निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, इसमें एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे, टेंशन मत लो। एकिडना है, एकिडना योजक कड़ी है, ऑसेसी अंग है, विलुप्त कड़ी है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जब बात किए थे एकिडना का, तो एकिडना जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त कड़ी होते हैं ना। तो यहाँ पर संयुक्त कड़ी कनेक्टिंग लिंक ना लिख के क्या लिख दिया, योजक कड़ी लिख दिया, तो बात तो बराबर है। क्या विलुप्त कड़ी है, क्या मिसिंग लिंक है, क्या नहीं है, ऑसेसी अंग है, क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्या नहीं है ना। एकिडना वेस्टिजियल ऑर्गन थोड़ी है भाई, जीव है भाई, ठीक है। फाइनली क्या उसको बोलता है, फाइनली हम लोग का कितना क्वेश्चन, फाइनली हम लोग का 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो टारगेट का इवोल्यूशन का जो 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस आधार पर है, ऑप्शंस के आधार पर, जो ऑप्शन दिया उसके आधार पर, ठीक है। और हम नहीं चाहेंगे कि तुम लोग गलत सीखो, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, उसको हम लोग बाद में डील कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ पे तो बात किए थे पैलियोजोइकेरा, मेसोजोइकेरा, सिनोजोइकेरा, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में बात किए थे। चलिए, फाइनली जो वीडियो है 38 मिनट का बन चुका है। आई होप आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद करेंगे क्या भाई, करना ही पड़ेगा। पसंद क्यों करना पड़ेगा, पसंद इसलिए करना पड़ेगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, और तुम सॉल्व कैसे करोगे, अगर वीडियो देखोगे तो तुमको फ़ायदा करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच इतना देर तक हमको झेलने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर वही एनर्जी के साथ। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।